जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बिना तोड़े हमारी सत्ता ही नहीं चल पाएगी। जी हाँ, एक बार फिर से भाजपा नेता नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री पर तोड़ने का आरोप लगा है, और आरोप लगाने वाले हैं एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ संशोधन को लेकर पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कई सारे दावे किए थे। हालांकि ये दावे सुनते ही अपने आप में हवा हवाई लग रहे थे, यानी एक कान ने सुना, दूसरे ने कहा कि ये हवा हवाई है, विश्वास मत करना। मगर असदुद्दीन ओवैसी ने कथित सबूत पेश करते हुए हुजूर के कारनामों का पर्दाफाश किया है और बताया है कि कैसे मोदी कथित रूप से झूठ बोल रहे थे, मुसलमानों में फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं। वक्फ कानून लागू होने के बाद बातें तो खूब बड़ी बड़ी कर ली हुजूर ने, मगर हकीकत कुछ और है। जिन मुसलमानों को अपने साथ बता रहे थे वो मुसलमान आखिरी हद तक खिलाफ थे, मगर फिर भी हुजूर ने झूठ बोल दिया तो बोल दिया। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से नाराज होते हुए रिपोर्ट मांग लिया है। मामला एक दरगाह को तोड़ने का है। इस कहानी में कहीं न कहीं सत्ता की विचारधारा को अदालतों में यानी न्यायपालिका में ठूसने की बू आ रही है। उधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुलेआम मैदान में पहलवानी करने उतरते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सबका नंबर आएगा वाला फार्मूला एक बार फिर से सही साबित हो गया है। जैन समुदाय का नंबर लग चुका है, मंदिर तोड़ा गया और तोड़ने के बाद हो हल्ला भी चालू हो गया है। और जो लोग अब तक बुलडोजरी कार्रवाई पर ताली बजाया करते थे, अब वही ताली अपने मुंह पर मार रहे हैं। ये मसला भी बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ वक्फ मामले में कई प्रावधानों पर रोक से चिंटुओं का समाज बहुत नाराज है, और देश की सबसे बड़ी अदालत के बारे में जो ट्रेंड करवाया जा रहा है वो अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। मगर उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि जब देश के उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर संवैधानिक प्रावधान को परमाणु मिसाइल कहने लगे, तो फिर चिंटू बेचारे तो नफरती चिंटुए हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाए। सभी मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए शुरुआत में निपटा लीजिए, खाली 2 सेकंड लगता है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए सत्ता और सेठों ने गलबहियां करके अरबों का गोदी मीडिया पैदा किया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी भी अन्य मामले पर बात करने से पहले आपको नफरती चिंटुओं की मानसिकता का DNA टेस्ट रिपोर्ट दिखा देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। पत्रकार और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इसको शेयर किया है। जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने वक्फ संशोधन के कई प्रावधानों पर रोक लगा दिया, वो भी कुछ दिनों के लिए, यानी जब सरकार अपने ही बनाए हुए कानून के पक्ष में तर्क नहीं दे पाई तो उसी ने समय मांगा। अब जाहिर सी बात है, जब सरकार को यानी कानून बनाने वाले को ही मालूम नहीं है कि कानून किस रूप में सही है और क्यों बनाया है, और वही समय मांग रहा है, तो जब तक जवाब देने के लिए समय मांगा गया है तब तक तो रोक लगानी ही पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लेकिन नफरती चिंटुओं को और महामानव ने जिन गालीबाजों को पाल के रखा है उनको यह फैसला बर्दाश्त नहीं हुआ। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था किस तरीके से नफरती चिंटू सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर को एडिट करके मस्जिद के रूप में दिखाने लगे। किसी ने उसको सरिया कोर्ट ऑफ इंडिया कह दिया, कोई सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की मांग करने लगा, और इस बार तो हद हो गई। ट्विटर यानी एक्स पर चिंटुओं ने देश की सबसे बड़ी अदालत के बारे में ये ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। आप खुद ही देख लीजिए। मनमाफिक फैसला न आने पर यानी इनकी मनमर्जी पर रोक लगने के कारण इतने दुखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, और अब तो यही डिमांड बीजेपी के बड़का बड़का नेता करने लगे हैं। शब्दों का फर्क है, बस भाव में कोई अंतर नहीं है। यकीन न हो तो खुद देख लीजिए। निशिकांत दुबे जी हैं, इन्होंने क्या लिखा है देखिए जरा। कह रहे हैं कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। यानी सरासर झूठी बात लिख रहे हैं, क्योंकि कानून बनाने और कानून की समीक्षा करने में, न्यायिक समीक्षा करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून नहीं बनाया है, वो अपना काम कर रहा है। वो तो पूछ रहा है कि भैया सरकार, तुमने जो कानून बनाया है वो संविधान सम्मत है कि नहीं, अगर है तो बताओ कि कैसे है। लेकिन कानून बनाने वाली सरकार को ही नहीं पता है कि कानून सही कैसे है, वरना बता देती। उसको 1 हफ्ते का समय क्यों चाहिए। और इधर भाजपा के नेता उल्टी सीधी बातें लिखना शुरू कर चुके हैं। अब मुझे याद आया
कि क्यों पिछले दिनों गोबर भक्तों ने बहादुर शाह जफर की पेंटिंग को औरंगजेब की पेंटिंग समझ के मिटा दिया। जब उनके आकाओं को ही कानून बनाने और न्यायिक समीक्षा करने में फर्क मालूम नहीं है तो बेचारे चेलों का क्या दोष। हमारे यहाँ एक कहावत है, अनपढ़ गुरु बकलोल चेला, मांगे गुड़ थमावे ढेला। बहरहाल सबसे पहले ये देख लेते हैं, वक्फ मामले पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री पर झूठ बोल के गुमराह करने का आरोप क्यों लगाया है। ओवैसी लिख रहे हैं कि मोदी ने दाऊदी बोहरा समुदाय और देश को कैसे गुमराह किया, आइए एक नजर डालते हैं। अपने तथाकथित धन्यवाद सभा में नरेंद्र मोदी और कुछ दाऊदी बोहरा लोगों पर मोदी कहते हैं कि वो पिछले 3 साल से बोहरा समुदाय के नेताओं के संपर्क में थे और उन्होंने वक्फ पर संशोधन में कॉमा से लेकर फुल स्टॉप तक बनाने में योगदान दिया। यानी नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि बोहरा समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन कानून बनाने में विश्वगुरु की मदद की और बहुत ज्यादा मदद की। मगर ओवैसी के अनुसार बोहरा समुदाय ने जेपीसी के समक्ष इस विधेयक का विरोध किया था और इस वक्फ विधेयक का विरोध करने के लिए दिल्ली से किंग्स काउंसिल हरीश साल्वे को बुलाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके पास दायल मुतलक जैसी अवधारणाएं हैं जो मुतवली की अवधारणा के साथ असंगत हैं, यानी मैच नहीं करती हैं, एकदम डिफरेंस है। इसके साथ ही बोहरा समुदाय नए वक्फ संशोधन विधेयक का पूर्णतः बहिष्कार करने की मांग कर रहा था, लेकिन उन्हें जबरन शामिल कर लिया गया। उनके समावेश का उद्देश्य केवल मुकेश भाई को लाभ पहुंचाना है। अब ये मत पूछिएगा कि मुकेश भाई कौन है, ये आप दर्शक जानते हैं। आगे ओवैसी लिखते हैं, हैदराबाद में हम इसे नाना की दुकान पर मामू की फतेहा कहते हैं। ये मुसलमानों को विभाजित करने की एक कुटिल योजना है, ये इंशाअल्लाह काम नहीं करेगी। शिया या सुन्नी, हम इस काले कानून के खिलाफ एकजुट हैं। एमआईएम सांसद ने जो दस्तावेज शेयर किया है उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो अमेंडमेंट बिल था 2024 वाला जो कानून बन गया है, ये दाऊदी बोहरा समुदाय को रिकॉग्नाइज नहीं करता, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता है, ये समुदायों को बराबरी से नहीं देखता है। इसलिए दाऊदी बोहरा कम्युनिटी चाहती है कि इसे पूरी तरह से इससे बाहर रखा जाए, यानी अपने आप को अलग रखना चाहती थी। लेकिन ट्वीट में ओवैसी लिखते हैं कि दाऊदी बोहरा समुदाय ने जोरदार तरीके से मांग की कि उन्हें वक्फ कानून से बाहर रखा जाना चाहिए और उन्होंने अधिनियम की धारा 2 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। सरकार ने इसके विपरीत किया, इसने समुदाय को अधिनियम के तहत शामिल भी कर लिया और केवल ट्रस्टों को कानून के आवेदन में छूट दी। आसान भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री जिस दाऊदी बोहरा समुदाय के बारे में दावा कर रहे थे कि उसने वक्फ संशोधन कानून बनाने में उनकी मदद की और खूब ज्यादा मदद की, हकीकत यह है कि उस समुदाय ने इस कानून का जोरदार विरोध किया और इससे अलग होने की मांग की। अपनी बातों को आधार देने के लिए एमआईएम सांसद ने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। बाकी हमारे हुजूर कब्बो झूठ नहीं बोलते हैं। खबरदार जो किसी ने उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, धरती उलट जाएगी, आसमान पलट जाएगा, फिर भी विश्वगुरु झूठ नहीं बोल पाएंगे। इसलिए उन पर संदेह मत करिएगा, बहुत पाप लगेगा। बाकी तोड़ने की हद क्या हो सकती है ये हमने पहले भी आपको बताया है। राजनीतिक विचारधारा को लेकर हुजूर ने पिछले 11 सालों में परिवारों तक में फूट डाल दी है। बाप बेटे से राजनीतिक बात नहीं कर सकता, लड़ाई हो जाएगी। भाई भाई से बात नहीं कर सकता, दूर दूर होकर चर्चा होती है और रिश्तेदार तो बेचारे फोनों में भिड़ जाते हैं। जैसे आपने ये भी देखा होगा, वक्फ संशोधन के पक्ष में नकली मुसलमानों का भी समर्थन लेने का आरोप भाजपा पर लग गया। कहा गया कि जिस तरीके से इन्होंने 3 कृषि कानूनों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए नकली किसान खड़े किए, नकली किसान संगठन खड़े कर दिए, उसी तरह से यहाँ भी खेला कर लिया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने किस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बकायदी का जवाब दिया है उसको जरा ध्यान से सुनिए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति और राज्यपालों से कह दिया कि समयबद्ध तरीके से फैसला करिए, तो धनखड़ साहब नाराज हो गए और इतने नाराज हो गए कि संविधान के अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल कहने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि उपराष्ट्रपति की यह बयानबाजी पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा दुख और चिंताजनक बात है, चिंता का विषय है कि देश का उपराष्ट्रपति यानी संवैधानिक पदाधिकारी ऐसी टिप्पणी कर रहा है। सिब्बल कह रहे हैं कि आज सुबह जब मैं उठा और अखबार में उपराष्ट्रपति की टिप्पणी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ, सदमा लगा। अगर आज भी कोई ऐसी संस्था है जिस पर लोगों का भरोसा है तो वो न्यायिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट। वाकई ये चिंताजनक है कि कुछ सरकारी अधिकारी न्यायिक निर्णयों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं जब फैसला उनके अनुकूल होता है। यानी उदाहरण के तौर पर ले लीजिए अनुच्छेद 370 को हटाना या राम जन्मभूमि का फैसला, तब वो सुप्रीम कोर्ट की समझदारी के रूप में पेश करते हैं उसको, लेकिन जैसे ही कोई फैसला उनके विचारों से मेल नहीं खाता तो वो आरोप लगाने लगते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके प्रति पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल कहना बहुत ही समस्याजनक है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 142 संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दी गई शक्ति है, ये सरकार द्वारा दिया गया अधिकार नहीं है, ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है कि वो पूर्ण न्याय करे। आगे सिब्बल
सिब्बल ने कहा कि मैं देश के नागरिकों को यह बताना चाहता हूं कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करता है। किसी राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। हमारा संविधान कहता है कि जब राज्यपाल को कोई विधेयक स्वीकृति के लिए दिया जाता है तो वो उसे विधानसभा को वापस कर सकता है, लेकिन जब विधानसभा विधेयक को फिर से पारित कर देती है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। यह संविधान की बात है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार है, लेकिन इस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ही उनकी सहायता और सलाह करेगा। राष्ट्रपति का यह व्यक्तिगत अधिकार नहीं है कि वो अपने मन में रख लें, वो जो चाहे वो करें। धनखड़ जी, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती कर रहा है। ये विधायिका की सर्वोच्चता में दखलंदाजी है। अगर संसद कोई विधेयक पारित करती है तो क्या राष्ट्रपति ये कहकर उस पर बैठ सकते हैं कि वो हस्ताक्षर नहीं करेंगी? अगर वो हस्ताक्षर नहीं करती हैं तो क्या किसी को यह अधिकार नहीं है कि उन्हें ये बता सके कि वो ऐसा नहीं कर सकती? यानी उनको फैसला लेना ही होगा। आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें अपनी न्यायिक संस्थाओं पर हमला नहीं करना चाहिए या उन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए। अगर कार्यपालिका न्यायपालिका पर हमला करना शुरू कर देगी, खास तौर पर जब वो मंत्री और सदन का अध्यक्ष हो, ऐसा लगता है कि न्यायपालिका अपना बचाव नहीं कर सकती है। देश की राजनीति को आगे आकर न्यायपालिका का बचाव करना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इस देश में लोकतंत्र के लिए मौलिक है। इसके बिना सभी अधिकार खतरे में है। वैसे आपको याद दिला दें, अभी हाल ही में यानी वक्फ मामले पर सुनवाई से ठीक पहले देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बयान दिया था कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, वरना हम भी न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप करने लगेंगे तो ठीक नहीं होगा। लोगों ने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। बहरहाल उपराष्ट्रपति ने किस तरह से बकैती किया था और क्या ऐसी बातें करने का उन्हें कोई हक है नैतिक या संवैधानिक तौर पर, और कैसे उनकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए, अंग्रेजी के एक बड़े अखबार ने कैसे पूरी पोल पट्टी खोल दी, पिछली वीडियो में हमने विस्तार से बात किया है। इसमें नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। मगर चिंता की बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट को किसी कानून की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है वो अपना काम कर रहा है, फिर भी उपराष्ट्रपति तकलीफ में आ जाते हैं। जबकि उनके पास शान भूषण ने लिखा है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रहा है और सरकारों को संविधान और कानून के शासन को कुचलने से रोक रहा है तो भाजपा का तंत्र वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बड़बड़ाने और गुस्सा करने में जुट गया है। अधिकांश लोग सुप्रीम कोर्ट की सराहना कर रहे हैं। वैसे यहीं पर आपको मोहम्मद जुबैर का वो ट्वीट एक बार फिर से देख लेना चाहिए। 1,60,000 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में ट्वीट किया है सुप्रीम कोर्ट लिखकर, और 1,01,000 लोग सुप्रीम कोर्ट को गरिया रहे हैं। यदि ट्विटर ट्रेंड की ही बात कर लें तब भी इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की सराहना करने वाले 60% लोग ज्यादा हैं। अब जरा इस मामले को देखिए। महाराष्ट्र के नासिक का है। यहाँ एक हजरत सतपीर सैयद बाबा दरगाह है जिसे नासिक नगर निगम द्वारा विध्वंस करने की नोटिस दी गई। मामले में दरगाह मैनेजमेंट के लोग 1 अप्रैल को जारी की गई नोटिस के खिलाफ 7 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका लेकर पहुंचे, मगर कथित तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तत्काल याचिका को सूचीबद्ध करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और दावा किया गया कि हाईकोर्ट मामले को लिस्ट नहीं कर रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्या बागची शामिल थे, इन्होंने विचार किया और बॉम्बे हाईकोर्ट की कंडीशन देख आश्चर्यचकित रह गए। कहने लगे कि हमें समझे में नहीं आ रहा है कि 9 अप्रैल से बॉम्बे हाईकोर्ट में अब तक क्या हुआ। वकील का कहना है कि वो रोज कोशिश कर रहे हैं कि मामले की लिस्टिंग हो जाए, जबकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक धार्मिक संरचना को ध्वस्त किए जाने का खतरा था, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नोटिस पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। मगर समझने वाली बात यह है कि ये सब होते होते कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित करने से पहले ही, कुछ घंटे पहले ही दरगाह को ध्वस्त कर दिया गया। सोचिए देश में कैसा सिस्टम चल रहा है और किस तरीके से सिस्टम को अपने ढंग से यूज किया जा रहा है। पहले हम सुना करते थे कि अगर कोई मामला अदालत में लंबित है तो यथास्थिति बनाई रखी जाती है, मगर अब क्या है, अब भाजपाई शासन में ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग गिद्ध की नजर बनाए रखे हैं। इससे पहले कि कोई अदालत में चला जाए, अदालत से कोई फैसला आ जाए, बुलडोजर चला दो वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा। यानी बुलडोजर चलाने की, ध्वस्तीकरण की इतनी जल्दबाजी है। इस दरगाह को बचाने के लिए लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दौड़े भागे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला भी दिया, नोटिस पर रोक लगाई। इन सब का क्या फायदा हुआ? दरगाह को तो ढहा दिया गया, न्याय और न्याय व्यवस्था की हो गई ऐसी तैसी। मगर सवाल यह है कि क्या इसके बाद किसी कार्रवाई की स्थिति में हमारी न्यायपालिका नहीं है क्या? मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी क्या? यानी ढहाने का काम होता रहेगा और न्यायपालिका टुकुर टुकुर मुंह देखती रहेगी क्या? जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाकर क्या नहीं पूछा जाना चाहिए कि तुम्हें किस बात की जल्दबाजी थी दरगाह ढहाने की? दरगाह के भीतर से कौन सी महामारी निकल रही थी? कोरोना निकल रहा था क्या कि तुरंत उसको नष्ट करना जरूरी था? क्योंकि जब तक ऐसे मनमाने अधिकारियों के खिलाफ सजा का प्रावधान नहीं होगा, उन्हें कुछ भोगना नहीं पड़ेगा, चीजें सुधरने वाली, बदलने वाली नहीं है।
जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामों पर 50,000 का जुर्माना ठोका। इस तरह की कार्रवाइयों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है ताकि लोग जिम्मेदार बने। कम से कम किया कि फिलहाल शाहीन बाग में बुलडोजर धमक दिखाकर आया है, चमक बाद में दिखाएगा। यानी एक कम्युनिटी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर खुशियां जता रही थी और अब वही अनामिका जैन अपने समुदाय के मंदिर के ढहाए जाने को लेकर लिख रही हैं कि कोर्ट में सुनवाई से पहले ही मंदिर को गिरा दिया। क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है, न बिल्डर डरते हैं न घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है, ये आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रौंदने की ये जिम्मेदारी कौन लेगा? यानी जब मुसलमान को बुलडोजर से डराया जा रहा था, उनके घरों और दुकानों को गिराया जा रहा था, तो मैडम को आनंद आ रहा था, और अब जब अपना नंबर आया तो अदालत, संविधान, वैध अवैध, इंसान, कमजोर सब याद आने लगा। पत्रकार निगार परवीन लिख रही हैं कि बुलडोजर मुसलमानों के घर दुकानों पर चला तो जश्न मना रही थी, गीत गा रही थी, अब खुद के मंदिर पर चल गया तो रो रही है बेचारी गायिका। उधर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि प्रिय जैन समाज, वर्तमान समय में देश में अल्पसंख्यक होना एक अभिशाप बनता जा रहा है। आज अल्पसंख्यक जैन समुदाय के भीतर भय, असुरक्षा और अनिश्चितता की जो भावना व्याप्त है, वो अत्यधिक चिंता का विषय है। इसकी चर्चा, निंदा और आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया संपूर्ण विश्व में हो रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने शांति प्रिय जैन समाज पर अचानक बढ़ते जा रहे हमलों की पूरी एक लिस्ट लिख डाली है कि कब कब कैसे कैसे जैनियों को परेशान किया जा रहा है। हाल फिलहाल इसमें मध्य प्रदेश के सिंगौली थाना क्षेत्र में मंदिर के प्रांगण में जैन मुनियों पर हुआ हिंसक हमला, जबलपुर में भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के बीच फोन पर जैनियों के बारे में बेहद दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां, मुंबई में जैन मंदिर को तोड़ना, मूर्तियों को तोड़ना। पूर्व सीएम पूछ रहे हैं कि आखिर ये होता क्यों है? जहां जहां भी भाजपा सरकारें हैं, वहां वहां जैनियों के तीर्थ स्थलों, मंदिरों, समाजसेवी संस्थानों के साथ विद्वेषपूर्ण घटनाएं क्यों हो रही हैं? यानी कुल मिलाकर एक बात तो साफ है, यदि आप किसी की गलत आदत का विरोध नहीं करेंगे, उसे सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, उसका समर्थन करेंगे, तो वो गलत आदत कल को आपको भी परेशान करेगी, क्योंकि वो गलत है और आप ही ने उसको समर्थन देकर बढ़ाया है। वैसे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री इन दिनों खुलकर लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं, और वो भी उस लड़ाई के मूड में जिसे बार बार बीजेपी छेड़ना चाहती है। सपा के दलित सांसद ने संसद में राणा संगा को लेकर बयान दिया, उनके खिलाफ करणी सेना ने उनके घर पर हमला कर दिया, बुलडोजर लेकर निकल पड़े, लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और उसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम को भी गोली मारने की धमकी दी गई। अब अपने दलित सांसद का साथ देने अखिलेश यादव उनके घर आगरा पहुंच गए, वो भी पूरे लाल। सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खड़ा हूं, मुझे धमकी मिल रही है कि जैसे फूलन देवी को मारा वैसे तुम्हें भी मारेंगे। आखिरकार इस धमकी के पीछे कौन है? सपा मुखिया ने कहा कि आगरा में जो तथाकथित शक्ति प्रदर्शन हुआ उसमें तलवारें लहराई गई, आरोपियों को कार्रवाई का डर नहीं है। हमारे सांसद के घर तोड़फोड़ की गई, ये अचानक हुआ हमला नहीं बल्कि साजिश के तहत किया गया है। उधर छत्री सभा और अन्य हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए सांसद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोसाइटी और आसपास पुलिस तथा पीएससी के 800 जवान तैनात रखे गए हैं। आगरा में अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो इतिहास हमें आगे न बढ़ाता हो, हमारे आपके बीच दूरियां पैदा करता हो, वो इतिहास में ही रहने देना चाहिए। इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें छिपी हैं, कुछ आपको अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ हमको अच्छी नहीं लगेंगी। अखिलेश यादव का ये जवाब बड़ा ही सधा हुआ है, और असल में एक पढ़े लिखे व्यक्ति का यही जवाब होना चाहिए। जो आदमी प्रोग्रेसिव होगा वही इस तरह की बात कह सकता है। इतिहास में हुई घटनाओं को लेकर, उस समय की चालबाजियों को लेकर अगर हम आज सिर्फ फुटबॉल करेंगे तो हमसे बड़ा मूढ़ कोई हो नहीं सकता। या तो इतिहास की चर्चा आप तभी छेड़िए जब सच को सच की तरह स्वीकारने की हिम्मत हो, क्योंकि इतिहास अच्छा बुरा सही गलत नहीं होता, वो इतिहास होता है। सही गलत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उस वक्त की परिस्थितियां हम नहीं समझ सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बहरहाल इस मामले पर राजनीति अभी लंबे वक्त तक चलने वाली नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कहा है कि बाबा साहेब के संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उसका उपयोग करेंगे, और तलवार लहराने वालों और धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करवा के रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।